हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं हिस्ट्री आधुनिक भारत, जिसका हम लोग फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। फाइनल रिवीजन में हम लोग मेन पॉइंट देख रहे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आधुनिक भारत का लास्ट सेशन आज है। ठीक है, इससे पहले मैंने इसका 3 पार्ट 4 पार्ट बता चुका है, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा 3 4 पार्ट में इस तरह से आधुनिक भारत समाप्त हो जाता है। लगभग 15 15 मिनट का ये वीडियो होगा, तो इससे क्या होगा, आपको पूरा एक आउटलाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर इससे पहले जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है कि जो आप देख रहे होंगे वीडियो, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा। वीडियो जहाँ देख रहे होंगे उसके जस्ट नीचे सब्सक्राइब, बस इस पर एक बार टच कर देना है या क्लिक कर देना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो भी हमारा नया वीडियो यूट्यूब पर आएगा वो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। चलिए देखते हैं आज का आधुनिक भारत में का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के थे। इससे पहले क्लीमेंट एटली से पहले थे विंस्टन चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। उनकी हार हो गई थी और फिर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी इंग्लैंड में। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, उन्होंने कहा था गांधी जी को लौह पुरुष। ठीक है, लौह और एक और चीज़ की लौह आवरण भी शब्द उन्होंने दिया था, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लौह आवरण शब्द किसने दिया था, तो विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। देखिए, 1932 में गांधी जी ने हिंदू समाज से, मतलब हिंदुओं के बीच जो अस्पृश्यता थी, छुआछूत था, उसको हटाने के लिए भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिरला और सचिव ठक्कर बप्पा थे। हालांकि ये जो भारतीय हरिजन संघ था, इसमें सभी सिर्फ फॉरवर्ड ही भरे हुए थे, जो ऊंची जाति के लोग हैं सिर्फ वही थे। कोई भी एक एक आदमी भी इसमें हरिजन नहीं था। ठीक है, जब इस पर लोगों ने सवाल उठाया तो गांधी जी ने जवाब दिया कि चूंकि सवर्णों ने दलितों को बहुत सताया है, ठीक है, इसलिए इसमें वो स्वर्ण हैं इस संघ में जो पश्चाताप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का बिस्मार्क भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहा जाता है? दरअसल आज़ादी से पहले 500 से भी ज़्यादा देसी रियासत अलग अलग भारत में बटे हुए थे। ठीक है, वो सब भारत के हिस्से नहीं थे। तो इन सबको वल्लभ भाई पटेल ने कभी सैनिक हस्तक्षेप से, सैनिकों की सहायता से, तो कभी कूटनीति से, राजनीति से, सबको क्या किए, भारत में मिला दिए। और इसी कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। दरअसल जर्मनी में एक आदमी हुए थे बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी को एक किया था। तो चूंकि उसी तरह सरदार पटेल भी क्या किए, भारत को एक किए, इसलिए इन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत भारतीयों के लिए किसका नारा है? तो यह है आर्य समाज का। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। देखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक, मतलब 1929 को हुआ था, तो 26 जनवरी तक का डेट दिया गया कि 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा यदि नहीं देता है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा यदि नहीं देता है,
तो भारत अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देगा। हालांकि अंग्रेजों ने इस मैटर में कुछ नहीं किया था, और इस कारण फिर 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी कहिए 1947 तक, जब तक कि देश नहीं आज़ाद हो गया था तब तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो देखिए, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। ठीक है, शिमला का सन्यासी ये एओ ह्यूम को कहा जाता है। इन्होंने भारत के लिए काफ़ी अच्छे काम किए थे। ठीक है, और इसीलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इनने कई स्कूल बहुत सारे स्कूल खोले थे। ठीक है, ये वास्तव में थे इंग्लैंड के, सिविल सेवा के एग्ज़ाम दिए। ठीक है, और उसमें पास हुए। पास होने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद भारत में इटावा एक जगह है, वहाँ पर कलेक्टर बन कर के आए। ठीक है, और ये बाद में 1885 में कांग्रेस जो है, उस समय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धन निष्कासन के सिद्धांत या अपवहन भी कहा जाता है। धन अपवहन के सिद्धांत या धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, वरिंद्र घोष ने। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, अनुशीलन समिति क्या था कि ये अनुशीलन समिति एक ऐसी संस्था थी जो अंग्रेज विरोधी थी, गुप्त रूप से कार्य करती थी, कह लीजिए कि क्रांतिकारी संस्था थी, और शस्त्र वगैरह उठाने से परहेज नहीं करती थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि वंदे मातरम के जो रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके बताए गए रास्ते का अनुशीलन करना, मतलब उनके बताए गए रास्ते का पालन करना। ठीक है, और इसलिए ये अनुशीलन समिति भी कहलाया। ठीक है, ये बंगाल में बनाया गया था, और इसका जो गठन किए वो वरिंद्र घोष थे। ठीक है, और ये एक और चीज़ की, ये अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे आपका ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने किंग्सफोर्ड पर शायद भागलपुर में किंग्सफोर्ड के कार पर बम फेंका था। किंग्सफोर्ड, हालांकि किंग्सफोर्ड तो उसमें बच गया था, और दूसरा कोई निकला और दूसरे किसी के कार पर बम फेंक दिया था। बाद में इन दोनों को फांसी हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मोपला विद्रोह, जो कि मालाबार केरल में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1921 में हुआ था। ठीक है, ये था क्या, तो हुआ था कि केरल के मोपला मुसलमान, कुछ मुसलमान हैं केरल में जो कि मोपला कहलाते हैं, 1921 में हिंदू एवं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और इस विद्रोह को ही कहा जाता है मोपला विद्रोह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कौन थे, बिरसा मुंडा। जान लीजिए कि इस मुंडा विद्रोह को हम लोग उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में विद्रोह हुआ। तो किस चीज़ का, 1857 के जस्ट बाद हुआ था बंगाल में विद्रोह, था नील विद्रोह। बंगाल में भी नील की खेती, जिस तरह से चंपारण में नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, उसी तरह से बंगाल में भी करवाई जाती थी। ठीक है, तो ये एक हिंसात्मक नहीं था, इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया गया था, अहिंसात्मक था पूर्ण रूप से। एक किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था, और 1859 में किया गया था, सॉरी हाँ 1859 में किया गया था, 1857 के जस्ट बाद। ठीक है, इस विद्रोह के कारण वहाँ क्या हुआ, नील का व्यापार और खेती पूर्ण रूप से ठप पड़ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था। पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था,
1881 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह किसका कथन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चूंकि यहाँ दो कम्युनिटी रहते थे, दो कम्युनिटी मेनली रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, तो इस कारण जिन्ना का कहना था कि ये एक राष्ट्र नहीं, ये दो राष्ट्र हैं। मुस्लिमों का एक अलग अपना सब कुछ रीति रिवाज सारा चीज़ है और हिंदुओं का अलग, इसलिए चाह करके भी एक राष्ट्र नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो आज़ादी के पहले आपको पहले ही बताया कि 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, लाहौर अधिवेशन के समय। उस समय उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। ठीक है, देखिए ये 1947 में ये योजना आई थी। अब इस योजना में हुआ क्या था? यह योजना माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया, मतलब लाया गया था। ठीक है, दरअसल हुआ था कि मुस्लिम लीग भारत के विभाजन पर एकदम अड़ा हुआ था। व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस और जो सिख थे उन लोगों ने भी हामी भर दी कि ठीक है अब विभाजन होके ही रहेगा। ठीक है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किए कि माउंटबेटन वापस फिर से इंग्लैंड एक बार गए और वापस आकर के उन्होंने अपनी योजना बताई कि क्या कैसे विभाजन का स्वरूप होगा, क्या होगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं माउंटबेटन योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। ठीक है, अब देखिए एक किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आगा खां के। इसके बारे में पूरा जान लीजिए थोड़ा सा। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम दल वायसराय के पास पहुंचा। उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इन लोगों ने वायसराय से कहा कि जो भी निर्वाचन होगा वो मुस्लिमों के लिए एक अलग सांप्रदायिक निर्वाचन का व्यवस्था किया जाए, मतलब हम लोगों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया जाए जो मुस्लिम थे। ठीक है, तो मिंटो ने इनकी बात मान ली कि ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप, मतलब रिजल्ट कह लीजिए, कि ढाका में नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में 10 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो प्रथम सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था। 1857 से पहले एक छोटी सी सिपाही विद्रोह हुई थी 1764 में, जो कहाँ? बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, जो 1925 में नागपुर में हुआ। नेक्स्ट है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कब लाया गया? तो 1919 में। ठीक है, देखिए हुआ है कि अगस्त घोषणा के बाद मोंटेग्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल भारत की स्थिति जानने के लिए पहुंचा। ठीक है, भारत में। तो इसी आधार पर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने एक रिपोर्ट तैयार किया और इस रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार अधिनियम 1919 बना और इस भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास और बम्बई में। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था था क्या? तो देखिए इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक किसान जो कि रजिस्टर्ड होता था अपनी भूमि का स्वामी खुद होता था, मतलब वो खुद अपने भूमि को चाहे वो बेच दे या रखे रहे, वो उसका अपना मालिकाना हक था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में उसको दिया गया था। ठीक है, और जिसके पास ये भूमि होता था वो डायरेक्ट अंग्रेज सरकार को टैक्स दिया करता था, बीच में कोई जमींदार वगैरह कोई सताने वाला नहीं था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मराठा तथा केसरी का संपादन किसने किया था? तिलक ने। ये दोनों अखबार मराठी थे जो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1877 में। कौन थे आयोजक? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित कब हुआ? तो 1800 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ध्यान रखिएगा, व से विलियम, व से वेलेजली। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किसके समय में स्थापित हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज, तो वेलेजली के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ठीक है, 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट है, कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन, कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया था। ठीक है, दरअसल ये काफ़ी मतलब कहिए कि यंग थे, नाम पर नहीं जाइएगा, नाम में ये नहीं समझिए कि इनका काफ़ी यंग थे। और जिस समय इन्होंने स्थापना किया उससे पहले हुआ है कि केशव चंद्र सेन जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, वो गए थे मद्रास की यात्रा पर, मतलब वहाँ लोगों के बीच अपना मैसेज फैलाने। ठीक है, उन्हीं से प्रभावित होकर के श्री धरालू नायडू ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किया। ठीक है, नेक्स्ट है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, अब देखिए इसकी एक छोटी सी कहानी है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के विभाजन होने के कारण आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। मतलब केशव चंद्र सेन को के द्वारा किया गया था। ठीक है, हुआ यह था कि आदि ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बट गया था और इन केशव ये देवेंद्र नाथ टैगोर इनका आचार्य का पदवी ले लिए थी इनसे। ठीक है, छीन लिया गया था कुछ कारणवश। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो जो पहले ब्रह्म समाज सिर्फ ब्रह्म समाज था वो ऑटोमेटिक क्या हुआ? आदि ब्रह्म समाज कहलाने लगा, मतलब पहले का ब्रह्म समाज। अरे इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की नई नींव डाली। ठीक है, लेकिन बाद में ब्रह्म जो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की उसका अस्तित्व खत्म हो गया। उसके पीछे वजह था कि ये ब्रह्म समाज बाल विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध करता था। ठीक है, और बाद में केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि खुद अपनी ही बेटी के जो कि मात्र 13 वर्ष की आयु की थी उसकी शादी एक राजा के साथ कर दिए। ठीक है, तो इन्होंने खुद अपनी ही बेटी को बाल विवाह करवाया। इस वजह से क्या हुआ, ये जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो समाप्त हो गया। ठीक है, और इन्हें काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? तो अप्रैल 1921 में। जीना को कायदे आजम कौन कहता था? तो महात्मा गांधी कहते थे। ठीक है, उनको हमेशा कायदे आजम कह करके पुकारा करते थे। तो इस तरह से आज आपका आधुनिक भारत का मेन पॉइंट समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार फिर से इन सभी पॉइंट्स को देख लें। बहुत शॉर्ट में आपको पूरा आधुनिक भारत मैंने बता दिया। तो इसका 3-4 पार्ट होगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जो कीजिए। ठीक है, चलिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हम भी हैं। ओके, थैंक यू।